आई होप कि आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, तो उसको आप उसकी वीडियो जरूर देखें। तो जो टाइम अभी चल रहा है उसमें एक दो इम्पोर्टेंट बातें मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद हम सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो सेकंड चैप्टर है आपका क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशंस। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि क्लास 12 में आपको पता है इम्पोर्टेंस है बहुत ज्यादा क्लास 12 की। तो जो बच्चे क्लास 11th में नहीं पढ़े होते किसी भी रीजन से, आप बीमार हो गए, कोई और रीजन है, या मन ही नहीं किया, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th से 11th में आते हैं, बहुत बार मन नहीं करता आपका पढ़ने का। शुरुआत अच्छी होती है क्लास 11th की, लेकिन बाद में आप नहीं पढ़ पाते, मोमेंटम नहीं बना पाते। तो उस केस में अगर आपने कम पढ़ाई की है तो अभी भी टाइम है, अभी आप लग जाइए। तो ऑब्वियसली आपका क्लास 12 के बाद जो रिजल्ट आएगा क्लास 12 का बोर्ड का, वो भी बहुत अच्छा आएगा। इसके अलावा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी अच्छा कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन आपको चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन से आप ये कर पाएंगे। और मुझे ऐसा कोई भी डाउट नहीं है, 1% भी डाउट नहीं है कि बच्चा चाहे वो 11th में कम पढ़ा है या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, वो भी 12th में अच्छे मार्क्स ले सकता है। बस आपको चाहिए डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन। तो पूरी मेहनत से आप काम करें और अच्छे से काम करें। हम सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन का जो थोड़ा बहुत डिस्कशन है वो क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें भी थोड़ा सा इसका डिस्कशन है। उसकी जो सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन की जो कंसेप्ट्स हैं वो 11th में भी है, सारी मोलैरिटी वगैरह जो कंसेप्ट्स हैं वो मैं 12th में अब इसमें भी कराऊंगा आपको। 12th के सिलेबस में भी है वो। क्लास 11th में अगर आपने पढ़ी है तो वो रिवाइज हो जाएंगी, अगर नहीं पढ़ी है तो आप यहाँ पे अभी पढ़ सकते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजीनियस मिक्सचर है ये। तो होमोजीनियस क्या होता है? दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं, आपको पता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। लोअर क्लासेस में 11th से भी पहले जो लोअर क्लासेस हैं उसमें आप इसके बारे में पढ़ चुके हो कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस को बहुत सिंपल से एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर आपके पास है, उसमें आपने सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया, या आपने ग्लूकोज उसमें ऐड कर दिया, या शुगर नॉर्मली हम ऐड करते हैं, उसको डिजोल्व कर देते हैं। तो ये तीनों चीजों भी अगर आप ऐड करते हैं, सोडियम क्लोराइड भी आपने ऐड कर दिया, ग्लूकोज भी आपने ऐड किया, या शुगर आपने ऐड की, उसको अच्छी तरह से डिजोल्व कर दिया। तो डिजोल्व करने के बाद आपको क्या नजर आएगा उसमें? ऑब्वियसली सिर्फ वाटर आपको नजर आएगा। उसमें बिना टेस्ट किए आपको पता नहीं लगेगा कि इसमें सोडियम क्लोराइड है, नमक है, या इसमें आपने शुगर डाल रखी है, ऐसा कुछ आपको पता नहीं लगने वाला। तो दैट इज होमोजीनिटी, होमोजीनियस, जिसमें सिर्फ एक फेज आपको नजर आए उसको हम होमोजीनियस बोलते हैं। अब हेट्रोजीनियस क्या हो गया? से फॉर एग्जाम्पल हमने ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाल दी वाटर में और उसको बहुत अच्छी तरह से आप मान लीजिए कई देर तक उसको मिक्स करते रहे, तो एक बात तो लगेगा कि वो आपका मिक्स हो गया, लेकिन जैसे ही आपको उसको अनडिस्टर्ब रखेंगे तो आपको ऑब्वियसली पता लग जाएगा कि इसमें वाटर भी है और ऑयल भी है। तो दो अलग अलग फेजेस हो गए, तो दैट इज हेट्रोजीनियस। सैंड आपने डाल दी उसमें, तो सैंड डालेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता लगेगा कि सैंड अलग है और वाटर अलग है, कितना भी मिक्स कर लीजिए आप उसको, तो दैट इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का आई होप आपको पता लग गया होगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट इसमें जो कम अमाउंट में होता है नॉर्मली उसको हम सॉल्यूट लेते हैं, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट लेते हैं हम। लेकिन अगर आपको और ज्यादा माइन्यूटली जाना हो तो जो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की होती है वही फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होती है, या जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होती है वही फिजिकल स्टेट किसकी होती है? सॉल्यूशन की होती है। तो ऐसे भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई बार सॉल्यूट ज्यादा अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट कम अमाउंट में होता है। तो इस बात के लिए आपको ये समझना चाहिए कि जो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की है वही फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की है, जो सॉल्वेंट की है वही सॉल्यूशन की है। यहाँ पे आपके क्लास 12th में जो सॉल्यूशन है वो बाइनरी सॉल्यूशंस है। बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिसमें एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। द सॉल्यूशन हैविंग वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन आपके पास उसमें है। तो सॉल्यूशन की टाइप्स हम कर रहे हैं फिजिकल स्टेट के बेस पे। सॉल्यूशन को 9 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, या 3 ब्रॉड कैटेगरी, 3 सॉलिड सॉल्यूशन, 3 लिक्विड सॉल्यूशन और 3 गैसियस सॉल्यूशन।
टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशंस हो गए। तो ये टेबल मैंने बनाई हुई है, आप देखेंगे इसमें ये 9 काउंट है इसमें। तो सॉल्यूट मैंने पहले लिखा है सॉल्यूट, ये सॉल्यूट, फिर है सॉल्वेंट, फिर है सॉल्यूशन और फिर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको जरूर पता होना चाहिए इसमें हर एक का। तो सॉल्यूट आप देखिए मैंने लिखा है सॉलिड, लिक्विड, गैस, बहुत इजीली आप याद भी रख सकते हैं। सॉल्वेंट पहले तीनों सॉलिड लिए हमने, फिर तीनों लिक्विड है और फिर तीनों गैस है। तो जिसके अंदर सिर्फ सॉलिड एज ए सॉल्वेंट हो उसको हम सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये 3 सॉलिड सॉल्यूशन हो गए एक तरह से। जिसमें सिर्फ लिक्विड एज ए सॉल्वेंट हो तो वो लिक्विड सॉल्यूशन हो गए, जिसमें गैस एज ए सॉल्वेंट हो तो वो गैस सॉल्यूशन हो गया आपके पास। तो पहले इसमें क्या है, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। तो सॉलिड सॉल्यूट है, सॉलिड ही सॉल्वेंट है। तो सॉलिड एंड सॉलिड के बहुत सारे एग्जांपल आपके पास हैं, जैसे एलॉयज हैं। अब एलॉयज के तो बहुत सारे एग्जांपल आपको पता होंगे, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है। ब्रास आपको पता है कॉपर और जिंक से बनता है, ब्रॉन्ज आपको पता है कॉपर और टिन से बनता है। इसी तरह से और दूसरे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आप याद रख सकते हैं। एलॉयज इसके एग्जांपल हो गए। फिर आपके पास है लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूट है, सॉलिड हर बार हम सिर्फ इसको चेंज कर रहे हैं, सॉल्यूट को चेंज कर रहे हैं। लिक्विड सॉलिड, लिक्विड किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। तो अमलगम आपने वर्ड सुना होगा, अमलगम। तो उसमें अमलगम में क्या होता है, मरकरी, मरकरी आपके पास है किसमें, मेटल के अंदर। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, उसकी हम मरकरी के साथ अमलगम बनाते हैं। तो मरकरी इन सोडियम, मरकरी इन पोटेशियम, तो ये अमलगम आपके पास। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसको लिक्विड इन सॉलिड बोलेंगे हम। थर्ड कौन सा है, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। तो गैस यहाँ पे सॉल्यूट है, सॉलिड सॉल्वेंट है। तो गैस क्या हो गया आपके पास, इन सॉलिड। तो आपके पास हाइड्रोजन है पैलेडियम के अंदर, प्लेटिनम, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं पैलेडियम, प्लेटिनम, हाइड्रोजन उनके अंदर, तो उसको हम एब्जॉर्ब हो जाती है। तो वो एग्जाम्पल हो गया किसका, गैस इन सॉलिड। फिर हमारे पास है 3 लिक्विड सॉल्यूशन। जो लिक्विड सॉल्यूशंस हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट भी हैं। इंपॉर्टेंट मींस सबसे ज्यादा कॉमनली फाउंड होते हैं, ये सबसे ज्यादा कॉमनली मिलते हैं हमें। इनके एग्जांपल्स लिक्विड सॉल्यूशन के हमारे डेली लाइफ में। तो सॉलिड एंड लिक्विड, इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको पता है। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है इसमें। जैसे सोडियम क्लोराइड है वाटर के अंदर, या शुगर है वाटर में, या ग्लूकोज है वाटर में। तो नॉर्मली हर रोज ही आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में या शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, यूज करते हैं डिफरेंट पर्पज के लिए डेली लाइफ में। फिर नेक्स्ट आपके पास इसमें लिक्विड इन लिक्विड, दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है, लिक्विड है। तो आपके पास लिक्विड इन लिक्विड एग्जाम्पल हो गया इसमें इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर। जैसे अल्कोहल को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल हो, मिथेनॉल हो वाटर के अंदर। फिर आपके पास है गैस इन लिक्विड। तो गैस इसमें सॉल्यूट है और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है। तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाते हैं तो कौन सी गैस डिसॉल्व करते हैं उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एरिएटेड ड्रिंक्स बोलते हैं जिनको हम। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर। ऑक्सीजन नॉर्मली डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स, आपको पता है एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ एग्जिस्ट करती है ऑक्सीजन की वजह से वाटर के अंदर। फिर है 3 आपके पास गैसियस सॉल्यूशन है। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इसमें सॉल्यूट है, गैस इसमें सॉल्वेंट है। सॉलिड इन गैस इसको हम बोलते हैं आयोडीन इन एयर, या नाइट्रोजन में या ऑक्सीजन में। कैम्फर होता है, आपको पता है, जितने भी सबलाइन करने वाले सॉलिड्स हैं वो। तो आयोडीन इन एयर और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कैम्फर इन ऑक्सीजन, एयर, नाइट्रोजन। फिर है लिक्विड इन गैस, लिक्विड इसमें सॉल्यूट हो गया और गैस क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो लिक्विड इन गैस इसको हम बोलेंगे जैसे क्लोरोफॉर्म इन एयर और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्लोरोफॉर्म किसमें, एयर में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में। फिर आपके पास है गैस इन गैस, गैस किसके अंदर, गैस के अंदर। तो नाइट्रोजन इन ऑक्सीजन हो गया। एयर, एयर इटसेल्फ, अगर एयर में और दूसरे heterogeneous particle dissolve नहीं है तो that is air is also a homogeneous mixture of different type of gases, आपको पता है। तो एयर को भी लिख सकते हैं आप इसमें। तो ये नाइट्रोजन इन ऑक्सीजन एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। टॉपिक है इसमें जो क्लास 11th में था पूरा का पूरा, लेकिन अगर आपने किसी वजह से क्लास 11th में नहीं पढ़ा है या भूल गए हैं तो यहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और यहाँ से रीड कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
तो मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे वर्ड आता है कंसंट्रेशन, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है? सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन का मीनिंग है कि सॉल्यूट आपने कितना डिसोल्व किया है। वो मास की फॉर्म में हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में हो सकता है, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयर आर वेरियस मेथड्स और दीज मेथड्स आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। और वैसे भी बेसिक कंसेप्ट में आते हैं, केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट में आते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दूसरे एग्जाम्स में इनमें क्वेश्चन आते हैं कंसंट्रेशन के ऊपर। तो हम मेथड्स कर रहे हैं। इसमें पहला जो मेथड है आपके पास वो है मोलैरिटी। इसको कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं। मेथड का नाम क्या है बच्चों? मोलैरिटी। कैपिटल एम से हम इसको डिनोट करते हैं। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट और डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution. Number of moles of the solute which are dissolved in 1 liter of the solution. तो जब भी आपको मोलैरिटी निकालनी हो तो आपको करना क्या है? आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, ये डेफिनेशन अंडरस्टैंड करनी है। इसकी इंपॉर्टेंस है कि जब भी आपको मोलैरिटी निकालनी है आपको ये देखना है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के हैं। आपको ऑलवेज 1 लीटर सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं, कोई हाफ लीटर दे सकता है, 20 मिलीलीटर दे सकता है, 200 मिलीलीटर, 2000 मिलीलीटर, कितना भी हो सकता है। लेकिन आपको कैलकुलेशन किसके ऊपर लेके आनी है? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के। तो उसके लिए आपको मोल्स की कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो मोल्स की कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं? मोल कैसे निकालते हैं, आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? मोल सॉल्यूट के हो या सॉल्वेंट के हो, कैसे निकालते हैं आप? 3 मेथड्स आपने क्लास 11th में मोल को निकालने के लिए मोल कंसेप्ट में किए थे। वो क्या थे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास को मोलर मास या एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मोलर मास से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आयनिक सब्सटेंस है तो फॉर्मूला मास से आप डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या था इसमें? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ पार्टिकल्स का मीनिंग क्या है? आइदर एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी हो सकते हैं। तो जैसे आपको नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं 10 रेज टू द पावर, फॉर एग्जांपल 10 रेज टू द पावर 20 नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं सोडियम के, और आप मोल्स निकालने तो आप क्या करेंगे? 10 रेज टू द पावर 20 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, और सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो गया आपके? एवोगैड्रो नंबर तो आपको पता है 6.022 into 10 रेज टू द पावर 23 से डिवाइड कर दिया, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए सोडियम एटम के। तो इस तरह से एक छोटे से एग्जांपल से मैंने बताया। Say for example, this is the number of atoms which are present in sodium, और एवोगैड्रो नंबर तो आपको पता ही है, फिक्स वैल्यू है। तो फिक्स वैल्यू से आपने डिवाइड कर दिया तो क्या आ गई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम आ गए आपके पास गिवन उसमें। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो अगर यहाँ पे पार्टिकल की जगह एटम होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम आ जाएंगे, मॉलिक्यूल होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इसी तरह से अलग अलग आयंस होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस आ जाएंगे। फिर थर्ड फॉर्मूला क्या हमारे पास? अगर गैसियस सब्सटेंस है, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 इन लीटर। तो क्या लिखा हुआ है देखिए? गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे आपको पता है किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो 1 मोल होता है दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो जो भी वॉल्यूम गिवन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई भी XYZ गैस आपके पास हो, उसका जो वॉल्यूम है लीटर में गिवन है तो 22.4 से डिवाइड कर देंगे। मिलीलीटर में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22,400 मिलीलीटर ये आपके पास।
तो 3 मेथड्स हैं जिससे आप मोल निकाल सकते हैं। अब मोलैरिटी के लिए आपके पास इसी से फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। मोलैरिटी का ये फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, W2 into 1000 डिवाइडेड बाय M2 into V। ये आपके पास फॉर्मूला है। वेयर M तो मोलैरिटी होगी, मैंने पहले रिप्रेजेंट करके बता दिया। यहाँ पे W2 क्या है, जरूरी नहीं है कि आप W2 माने, इसको M भी मान सकते हैं, M2 मान सकते हैं, या कुछ और सिंबल आप यूज कर सकते हैं। बिना सिंबल लिखे भी आप यूज बोल सकते हैं, सिंबल से थोड़ा इजी रहता है, इसलिए मैंने लिखा है। W2 क्या है, यहाँ पे W2 है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, कि जिस सॉल्यूट का कितने मास ऑफ सॉल्यूट का यूज करके आपने सॉल्यूशन बनाया है, वो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में, इन ग्राम। और M2 क्या है आपके पास, M2 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आप देखिए ये पहला फॉर्मूला लग गया एक तरह से, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए ना इससे, W2 डिवाइडेड बाय M2 से क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स। 1000 क्या है, मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और V क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये आपके पास V हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को आगे क्या लिख सकते हो बच्चे, फिर आप ये भी लिख सकते हो, N2 डिवाइडेड बाय N2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय V। ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप इसकी जगह, ये फॉर्मूला। अब N2 किसकी जगह मैंने लिखा W2 बाय M2। N2 क्या है यहाँ पे, N2 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय M2। तो N2 क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स। और कैसे निकालते हैं मैंने पहले बताया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहां से फॉर्मूला ये भी आ सकता है आपके पास। अब इसमें एक फॉर्मूला और भी हो सकता है यहीं से अगर आप ध्यान से देखें, अगर इस वॉल्यूम को आप लीटर में लिखें तो 1000 की जगह 1 हो जाएगा। तो सिर्फ फॉर्मूला क्या रह जाएगा फिर आपके पास, N2 बाय V। क्या फॉर्मूला रह जाएगा, N2 बाय V। तो मोलैरिटी का ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं फिर आप, N2 बाय V। लेकिन कब, व्हेन दिस वॉल्यूम इज इन लीटर। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आना आपको बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल्स को, क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। मोलैरिटी की कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गई होगी। कितने मोल्स, ये फॉर्मूला यूज करें या आप दिस करें या ये वाला करें या फॉर्मूला कोई भी आप यूज करें, आपको करना क्या है, आपको करना है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वी आर डूइंग मोलैरिटी। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मोलैरिटी। पहले हमने मोलैरिटी की, दूसरी कंसेप्ट हमारी कौन सी है, मोलैरिटी। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, दैट इज मोलैरिटी। जो फर्स्ट थी वो, ये क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी L आता है इसके अंदर, स्मॉल m से हम डिनोट करेंगे, उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया। इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपके पास 1 kg सॉल्वेंट है तो उसमें कितने मोल सॉल्यूट के हैं, वो उसकी मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या थी। क्योंकि बच्चों को इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन रहती है, बहुत सारे बच्चों को, लेकिन अगर आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। उसमें क्या है आपके पास, मोलैरिटी में कितने मोल सॉल्यूट के 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में है, मोलैरिटी में क्या है, कितने मोल्स सॉल्यूट के 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। तो ये किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है आपके पास, वो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था उसमें। तो फॉर्मूला ये आपके पास है, इसमें देखिए W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। W2 एक बार फिर से वही है, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट। M2 आपके पास वही है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, जो हमने मोलैरिटी में किया। W1 क्या है यहाँ, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया, सिंबल आप अपने हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ज्यादातर यही मिलते हैं, इसलिए यही आप यूज करें, सजेशन यही है। लेकिन कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए कि ये मास है सॉल्यूट का, ये मास है सॉल्वेंट का, ये मोलर मास है सॉल्यूट का। और N2 क्या था, N2 फिर वही है, नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और उसको आपको पता है हम कैसे निकालते हैं, W2/M2 N2 है, इसलिए हमने वो फॉर्मूला लिखा। वहां पे जो मोलैरिटी वाला फॉर्मूला था उसमें 1000 क्या था, मिलीलीटर, लेकिन यहाँ पे भी 1000 ही नजर आ रहा है, लेकिन ये 1000 है ग्राम, क्योंकि यहाँ पे हम मास यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे 1000 क्या है, ग्राम है, वहां पे 1000 क्या था, मिलीलीटर है। तो हमने क्या किया फिर, W2/M2 की जगह N2 रख दिया, ये फॉर्मूला आ गया। उसके बाद क्या किया हमने, इसको जो सॉल्वेंट का मास है उसको किलोग्राम में ले लिया, तो 1000 की जगह 1 kg हो गया आपके पास, तो 1 यहाँ पे आ गया, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, दिस और दैट डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो आप डिफरेंट फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। तो मोलैलिटी हो गया और मोलैलिटी हो गई। इसमें क्वेश्चन एक नॉर्मली पूछा जाता है, आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ये कैपिटल M, ये स्मॉल m, which is preferred to express concentration of solution। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इनमें से किसको आप प्रेफर करते हो? तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। देखिए, मोलैरिटी को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है, मोलैलिटी में वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है। एंड विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम कैन चेंज। जैसे मॉर्निंग में आपने सॉल्यूशन बनाया, मॉर्निंग में टेम्परेचर है मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस, अब दिन में गर्मी हो गई 40 डिग्री पे पहुंच गए, 45 पे पहुंच गए, तो टेम्परेचर चेंज होने से क्या चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो वॉल्यूम चेंज हो गया तो क्या हो गया, जो कंसंट्रेशन आपने बनाई, जो मोलैरिटी बनाई, मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। तो जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है उसकी बजाय हम जिसमें सिर्फ मास इन्वॉल्व है, क्योंकि मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, तो जिसमें सिर्फ मास इन्वॉल्व है उसको हम प्रेफर करते हैं। तो वो कौन सी कंसेप्ट है इन दोनों में से, मोलैलिटी है। दैट इज व्हाई वी प्रेफर मोलैलिटी टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ओवर द मोलैरिटी। तो किसको प्रेफर करते हैं हम इसको, वी प्रेफर मोलैलिटी as it will not change with temperature, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। तो ये मैंने आपको आंसर बताया। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ जिससे मोलैरिटी और मोलैलिटी की कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगी आपको। तो क्वेश्चन मैंने लिखा है, देखिए बोर्ड पे, A solution is prepared by dissolving 0.98 gram of sulfuric acid in 200 milliliter of solution. Its density is 1.2 grams per milliliter. Calculate molarity and molality of this solution. इस solution की molarity निकालिए और molality निकालिए। तो 200 मिलीलीटर में इतने ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, 1.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर उसकी डेंसिटी है। दो चीजें हमें निकालनी, मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो इसके लिए पहले गिवन इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है इसमें, देखिए W2 0.98 ग्राम। W2 क्या हो गया, मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो मास है वो W2 हो गया। यहाँ पे सीधा लिख भी सकते हैं मास ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हमें पता है इतने ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लिया है और इससे सॉल्यूशन बनाया। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास ये हो गया। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूशन सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मास अभी दिया नहीं है, वो हमें निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो कितना है बच्चों, 200 मिलीलीटर, ये दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हमने V से डिनोट कर दिया। फिर डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर। डेंसिटी को रो से या D से आप डिनोट कर सकते हैं। मोलिकुलर मास, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, तो इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 हो गया प्लस 32 सल्फर का हो गया, 64 इसका हो गया, तो ये आपके पास हो गया 98 ग्राम्स पर मोल। मोलिकुलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मासेस इज कॉल्ड मोलिकुलर मास। तो 98 ग्राम्स पर मोल ये मोलिकुलर मास हमने निकाल लिया, जिसको हम M2 से लिखते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट।
मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट हमने लिखा लिया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 98 ग्राम्स पर मोल हमने लिखा, मोलर मास इसका। अब देखिए आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, देखिए W2 into 1000 डिवाइडेड बाय V into M2। अब देखिए इस फॉर्मूले में सारी चीजें गिवन है, W2 इज गिवन मींस मास ऑफ द सॉल्यूट इज गिवन। आप W2 नहीं लिखें तो सीधा नाम लिख सकते हैं, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, M2 हमने कैलकुलेट कर लिया, वैल्यूज पुट कर दीजिए आप 0. ये वैल्यूज आप पुट करेंगे तो क्या आ गया आपके पास 0.98 into 1000, वॉल्यूम आपके पास है 200 मिलीलीटर और ये हो गया आपके पास 98। अब इस डेसिमल को आप हटाएंगे तो क्या होगा 98 into 1000। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से, आगे कैलकुलेशन बताना मेरा यहाँ ज्यादा पर्पज नहीं है, आपकी बात समझ में आ जाए कि कैसे मोलैरिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट डेसिमल मैंने हटा दिया तो नीचे 100 आ गया, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, 20 ये क्रॉस होगी, एक यहाँ से क्रॉस होगी आपके पास, 98 से 98 क्रॉस हो गया तो ये आपके पास आ गया 1/20। मोलैरिटी क्या आ गया आपके पास 1/20। 1/20 कर लो, इसको 0.05 लिख सकते हैं आप m। बस सिर्फ m लिखना आपको और कुछ नहीं लिखना, सिंबल आप लिख देंगे, अंडरस्टूड है कि ये मोलैरिटी है। तो पहला आंसर हो गया ये आपके पास। इसी तरह से फिर आपको निकालनी है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी के लिए ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है W2 into 1000 और ये M2 into W1। अब देखिए इसमें आपके पास W1 क्या है, मास ऑफ द सॉल्वेंट है, वो नहीं है आपके पास यहाँ, लेकिन डेंसिटी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो उस कंसेप्ट को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे W1 निकालने के लिए। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकालेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है हमारे पास 200 मिलीलीटर और डेंसिटी ये गिवन है, तो इन दोनों का यूज करके हम क्या करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। और मास ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास ये है, और सॉल्यूशन किससे बना हुआ है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से बना हुआ है। तो जो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा उसमें से ये माइनस कर देंगे आप, तो क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा आपके पास, तो वो W1 की जगह यूज करेंगे। बाकी हमें पता है ये सारी चीजें। सो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया यहाँ पे बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी 1.2 और वॉल्यूम है 200, तो ये आपके पास कितना आ गया 240 ग्राम। 240 ग्राम आपके पास क्या आ गया मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपके पास ये W1 कितना हो गया, मास ऑफ द सॉल्यूशन माइनस ये है मास ऑफ सॉल्यूशन 240, और मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट कितना है 0.98, तो 0.98 इसमें से माइनस कर दिया आपने, जिसको अप्रोक्सीमेटली 1 भी मान सकते हैं आप। तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 239 ग्राम, ये आपके पास आ गया 239 ग्राम मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब इस वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में वैल्यू को आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। मैं देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, W2 हो गया 0.98 into 1000 डिवाइडेड बाय M2 आपके पास है 98 into 239। एक बार फिर से इसका डेसिमल आप हटा दीजिए, तो उसी तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 98 into 1000 डिवाइडेड बाय 98 into 100 into 239। ये क्रॉस कर दिया आपने, क्रॉस हो गया, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ गया 10/239। इसको आगे फर्दर आप सोल्व कर सकते हैं, तो मोलैरिटी आपके पास आ गई 10/239। इसको आगे फर्दर आप सोल्व कर सकते हैं, तो ये मोलैरिटी का ये मोलैरिटी आ गई और ये मोलैरिटी आ गई आपके पास। एक बार फिर से मैं जल्दी से बता देता हूं, ये गिवन वैल्यूज है आपके पास, ये वॉल्यूम हो गया, ये मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, ये डेंसिटी हो गई, ये मोलर मास हमने निकाल लिया। मोलैरिटी का ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला मोलैरिटी का है, इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी, सारी वैल्यूज गिवन है, देखते ही पता लग जाएगा। कैलकुलेशन कर ली, ये आंसर आ गया आपके पास। फिर मोलैरिटी का ये फॉर्मूला होता है, इसमें हमने देखा कि हमारे पास मास नहीं है सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का अगर मास नहीं है तो वो हम कैलकुलेट करेंगे।
तो हमें डेंसिटी चाहिए, फिर उसके लिए तो डेंसिटी गिवन है, ये रही। तो ये डेंसिटी से और वॉल्यूम से हमने क्या किया, मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये 240 ग्राम हो गया। इसमें से सॉल्यूट का मास माइनस कर दिया, सॉल्वेंट का मास आ गया। सॉल्वेंट का मास आने के बाद हमने वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो नाउ वी आर डूइंग थर्ड कंसेप्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। पहली कंसेप्ट हमने मोलैरिटी की, दूसरी मोलैलिटी, मैंने क्वेश्चन भी उसका कराया आपको। फिर है थर्ड कंसेप्ट इसमें मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं, ये सिंबल होता है इसका, इस तरह से हम लिखते हैं, देखिए ये ऐसे करके। लेकिन नॉर्मली क्योंकि इसको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो जैसे आप बनाते हैं नॉर्मली फ्लो में बनते हुए एक्स की तरह से ही दिखता है। तो ज्यादातर बुक्स में एक्स की फॉर्म में भी, बहुत सारी बुक्स में एक्स की फॉर्म में भी लिखा होता है, अदरवाइज काई इसका सिंबल होता है, काई बोलते हैं इसको हम। होता क्या है, मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है। मोल फ्रैक्शन क्या है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। मान लीजिए मोल फ्रैक्शन आपको किसके निकालनी है सॉल्यूशन में, या तो सॉल्यूट के निकालेंगे या सॉल्वेंट की। तो रेशियो किसके निकालेंगे, अगर सॉल्यूट का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द सॉल्यूशन। तो मैंने लिखा है ये, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो जिस भी कंपोनेंट का मतलब है आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिससे सॉल्यूशन बना हुआ है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से कोई भी कंपोनेंट जिसका मोल फ्रैक्शन आप निकालना चाह रहे हो, तो ये एक रेशियो हो गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये फॉर्मूला आप इसमें निकाल सकते हैं। मोल्स निकालने आपको आते ही हैं, तो फॉर्मूला क्या हो गया, N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। N2 मैंने पहले बताया, N2 क्या है, N2 और N1 क्या है। N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ, यहाँ ये मोल फ्रैक्शन हो गया सॉल्यूट का, Chi2 या X2 लिख रखा है, तो ये मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्यूट का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले हम। और N2 को कैसे निकाल सकते हैं, W2 by M2, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और N1 को कैसे निकाल सकते हैं, W1 by N1। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके पास, एक्सपेंड करके बना दिया हमने। जैसे आपके पास वैल्यूज गिवन है उस हिसाब से आप फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, आइदर दिस और दैट। तो W1 और W2 क्या हो गया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। W1 सॉल्वेंट का मास और W2 किसका होता है, सॉल्यूट का मास। और M1 और M2 क्या लिया है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। आप सिंबल दूसरे भी यूज कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली यही सिंबल यूज होते हैं। तो सजेशन यही है कि ये सिंबल आप यूज करें, तो यूनिफॉर्मिटी रहती है, आसानी रह जाती है आपके लिए याद करना, और सिंबल से थोड़ा लिखने में इजी होती है, फास्ट आप लिख पाते हैं, तो इजीली आपको लर्न हो जाएगा। तो M1 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और M2 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आपके पास यहाँ मोल फ्रैक्शन किसका है, आप बताइए, सॉल्वेंट का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। और ये आपके पास हो गया, ऊपर क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाल रखे हैं। फिर यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, देखिए, जो आपको याद रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए, कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर आपके पास कोई भी XYZ सॉल्यूशन है, तो उसके सभी कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन है, उसका जो सम है, वो हमेशा 1 होगा। इट मीन्स दिस Chi1 प्लस Chi2 प्लस जितने भी आपके पास कंपोनेंट्स हैं। किसी सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सॉल्यूट भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5। आपके सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन ही है, जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो देखो, इस बात से ये क्लियर हो गया कि इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन ना तो सॉल्यूट का और ना ही सॉल्वेंट का 1 हो पाएगा। क्योंकि मान लीजिए इसका मोल फ्रैक्शन 1 हो गया सॉल्वेंट का, अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया, तो इट मीन सॉल्यूट तो 0 हो गया। और जब सॉल्यूट 0 हो गया, तो प्योर सॉल्वेंट रह गया आपके पास। या सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया, इट मीन्स सॉल्वेंट तो रहा ही नहीं आपके पास, तो सिर्फ प्योर सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्यूशन के अंदर कभी भी इनकी वैल्यूज 1 के इक्वल नहीं होंगी, लेस देन 1 होंगी, और सम इज इक्वल टू 1। आपके लिए क्वेश्चन आप देखिए, इसमें
क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। कंटेनिंग, जिसमें क्या है, कंटेन्स 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्यूशन किससे बना हुआ बच्चों, 1.8 ग्राम ग्लूकोज लिया, 90 ग्राम वाटर में डिसोल्व किया है उसको। तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, पहले गिवन वैल्यूज लिख लेंगे आप। मास ऑफ द सॉल्यूट कितना हुआ, गिवन आप ऐसे करके लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बताइए, W2 लिख दिया मैंने सीधा, या आप सीधा लिख सकते हैं मास ऑफ द ग्लूकोज, जो कि सॉल्यूट है यहाँ पे 1.8 ग्राम गिवन है, देखिए। और मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास कितना है यहाँ, 90 ग्राम। देखो ये गिवन है 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया आपके पास ये 90 ग्राम। अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप निकालेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला वैसे तो आपको पता ही है, नहीं भी पता तो यहाँ मैंने लिख भी रखा है, C6H12O6। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल। कार्बन का एटॉमिक मास आपको पता है 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो सबको आप कार्बन वाले को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन वाले को 12 से, ऑक्सीजन वाले को 6 से, तो आपके पास ये 180 आ जाएगा, 180 ग्राम पर मोल। और आपके पास मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट है, वाटर है सॉल्वेंट, तो 2 + 16 कितना हो गया, 18 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास सॉल्वेंट का हो गया। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट ईच कंपोनेंट का मतलब दोनों का निकालना है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। और जब एक का आ जाएगा तो दूसरे की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, फिर दूसरे को 1 में से माइनस कर देंगे आप, पहले वाले में से 1 में से माइनस करेंगे तो दूसरे का आ जाएगा, नहीं तो दोनों की कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। तो मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया X2। मान लीजिए किसका है, हमने सॉल्यूट का निकालना है, मैंने लिख भी दिया ब्रैकेट में, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, हमने ग्लूकोज का, जो कि सॉल्यूट है यहाँ पे। तो फॉर्मूला जरूर लिखेंगे आप पहले, जब भी न्यूमेरिकल करें, मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ, पहले फॉर्मूला आप लिखेंगे। तो फॉर्मूला हमने लिख दिया N2 / N1 + N2, जिसको आप लिख सकते हैं ऐसे W2/M2 / W1/M1। अब ये सारी वैल्यूज गिवन है, ये नहीं गिवन है, ये गिवन है। तो वो फॉर्मूला हम लगाएंगे, देखिए आपको पता है W2 है इसमें 1.8 / 180, ये आपके पास है कितना, 90 / 18, 1.8 / 180। तो 1.8 / 180 कितना हो गया बच्चों, 0.01 हो गया। ये 1/100 हो गया आपके पास एक तरह से, और ये आपके पास कितना हो गया, 5 आ गया ये आपके पास, प्लस 0.01। तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ये मोल फ्रैक्शन किसका आ जाएगा बच्चों, ग्लूकोज का। और आगे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे आप, तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, ये फर्दर कैलकुलेशन करेंगे 0.01 / 5.01। तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं और आसानी से। तो ये मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का आ गया आपके पास। इसी तरह से आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे इसका वाटर का, तो दो मेथड है, एक तो इसको 1 में से माइनस कर दीजिए, या दूसरा क्या है, फॉर्मूला लगाइए आप। फॉर्मूला लगाएंगे तो वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगे, 90 / 18, और ये आपके पास हो गया, नीचे की वैल्यू सेम रहेगी, ये आ गया। या मैंने बताया दूसरा क्या निकाल कर सकते हैं आप, मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालने के लिए 1 - 0.01 / 5.01, because sum of mole fraction of this glucose and water is equal to 1। तो आपने क्या किया, आगे फर्दर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाह रहा, आप घर पे बैठ के आराम से कैलकुलेशन करें। लेकिन कैलकुलेशन करते हुए एक बात मेरी ध्यान रखें, आप कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि हमारे कंट्री में, इंडिया में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है किसी भी एग्जाम में। कुछ बड़े एग्जाम्स हैं उनको छोड़ के, जो कि आपके उसमें नहीं है। Otherwise, calculator is not allowed neither in JEE, neither in NEET, neither in board। बोर्ड एग्जाम में भी अलाउड नहीं है, नीट में भी अलाउड नहीं है, जेई के अंदर भी अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। तो कैलकुलेटर जो बच्चे यूज करते हैं, फोन में जो कैलकुलेटर यूज करते हैं, उनकी कैलकुलेशन बहुत वीक हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। तो आप कैलकुलेशन खुद करें, जरूर करें। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया आपको मोल फ्रैक्शन का। तो मोल फ्रैक्शन में क्या किया हमने, सिर्फ फॉर्मूला लगाया, गिवन वैल्यूज लिखी, फिर फॉर्मूला लगा दिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट आ गया आपके पास।
एक और कंसेप्ट हम कर रहे हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की, जिसको हम पीपीएम बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। एक पीपीबी भी होता है, पीपीबी जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन, लेकिन आपके सिलेबस में पीपीएम है, पीपीबी नहीं है। तो पार्ट्स पर मिलियन ये जो कंसेप्ट है, इसके बारे में आप ये समझिए कि ये कंसेप्ट कहाँ पे यूज होती है। कंसेप्ट पीपीएम और पीपीबी नॉर्मली पोल्यूशन के लेवल को एक्सप्रेस करने के लिए न्यूज़पेपर में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टीवी पे या गूगल वगैरह पे आप देखते हैं कि पर्टिकुलर सिटी में, जैसे दिल्ली में या मुंबई में या किसी और दूसरी सिटी में या पूरे वर्ल्ड ओवर बताया जाता है कि इतने का कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना पीपीएम है, सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल इतना पीपीएम है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल इतना पीपीएम है। तो पोल्यूशन के लेवल को एक्सप्रेस करने के लिए एयर में या वाटर में क्लोरोफॉर्म इतना पीपीएम है, वाटर में लेड इतना पीपीएम है, वाटर में आर्सेनिक इतना पीपीएम है, वाटर में। तो डब्ल्यूएचओ ने कुछ, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूएचओ बोलते हैं जिसको हम, उसने कुछ स्टैंडर्ड बना रखे हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए, एयर के लिए, जिससे कि वो हेल्दी और अनहेल्दी की कैटेगरी में हम जिसको डाल सके, जिससे कि ये पता लग पाए कि ये एयर यहाँ पे डेंजरस लेवल पे है या उससे कम है या उससे ज्यादा लेवल पे है। तो अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए, CO2 के लिए, SO2 के लिए, NO2 के लिए, बहुत सारे जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनके लिए पीपीएम और पीपीबी लेवल असाइन कर रखे हैं डब्ल्यूएचओ ने। तो वहां पे ये यूज होती है कंसेप्ट पीपीएम जो कंसेप्ट है। तो पार्ट्स पर मिलियन, इसका एक सिंपल सा सिग्निफिकेंस ये भी है कि अगर सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम हो सॉल्यूशन के अंदर, तब हम इसको नॉर्मली एक्सप्रेस करते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में हो सोल्यूट। तो पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन होता है 10⁶, जिसको हम 10 लाख भी बोलते हैं, 10⁶। तो पहले ये समझना है आपको। तो बहुत सिंपल सी कंसेप्ट है कि आपके पास जो सॉल्यूट है वो कितने पार्ट्स हैं उसके। अगर आपके पास 1 मिलियन पार्ट्स सॉल्यूशन के हैं, मींस 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के कितने पार्ट्स हैं, या आप ये समझ लीजिए और सिंपल करके कि अगर आपके पास 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन है, कितना, 1 मिलियन ग्राम, 1 मिलियन मींस 10⁶ ग्राम, तो उसमें से कितने ग्राम सॉल्यूट का है, तो उसको पीपीएम बोलते हैं। सो इट इज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मिलियन 10⁶ पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो पीपीएम को कैसे निकालेंगे हम, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। इससे हम निकालते हैं, सिंपल मेथड है ये कि इतना मास सॉल्यूशन का है, उसमें इतना मास सॉल्यूट का है, तो 1 में कितना हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, और 10⁶ में ये हो जाएगा आपके पास। और एक क्वेश्चन भी मैंने दिया हुआ है, इफ सल्फर डाइऑक्साइड लेवल इन एयर ऑफ ए सिटी, एक सिटी में जो सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल है वो है 2 × 10⁻⁴ ग्राम इन 1000 ग्राम ऑफ द एयर। अगर 1000 ग्राम एयर है तो इतने ग्राम उसमें सल्फर डाइऑक्साइड है। कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन पीपीएम, पीपीएम में इसकी कंसंट्रेशन आप निकालिए। तो पहले गिवन वैल्यू लिख लेते हैं। गिवन क्या है बताइए, आपके पास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है, जिसको आप W2 भी लिख सकते हैं। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2 × 10⁻⁴ ग्राम। फिर है गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये कितना है बच्चों, 1000 ग्राम है। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो इजीली। तो पीपीएम क्या हो गया, पीपीएम लेवल ऑफ CO2 2 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 10⁻3, 1000 को मैंने 10⁻3 रख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा ये, तो माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2 × 10⁻⁷ × 10⁻6। तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 × 10⁻⁻1। तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 ppm। तो CO2 का लेवल क्या हो गया आपके पास, 0.2 ppm हो गया इसमें, जो भी पर्टिकुलर सिटी थी उसमें। तो ये मैंने पीपीएम की कंसेप्ट आपको बताई। अब आज हमने जो इस वीडियो है इसमें मैंने 4 कंसेप्ट आपको बताई हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम के बारे में। बाकी जो बची हुई कंसेप्ट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप भी हो सकता है बोर हो जाएं। तो आपसे यही सजेशन है मेरा, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, आप खुद भी आप देखिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है उनको आप बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं।
ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इसमें फायदा हो और सभी बच्चे इसका फायदा उठा पाए।